नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 22। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है तैयार किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है दोस्तों प्लेस वेयर वाइन इज मेड। आपको बताना है जहां शराब बनती है उसको क्या बोलते हैं। बेकरी, किन, टैनरी या फिर ब्रेवरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्लेस वेयर वाइन इज मेड क्या बोलेंगे। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रेवरी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर शराब बनती है उसको बोलते हैं ब्रेवरी। ठीक है, साथ ही साथ टैनरी किसको बोलते हैं दोस्तों। टैनरी बोलते हैं जहाँ पर लेदर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लेदर। ठीक है, जहाँ पर लेदर बनता है उसको बोलते हैं टैनरी। साथ ही साथ बात करें किन की, किन बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर ब्रिक्स बनती है, यानी कि जहाँ पर ईंटें बनती हैं। ठीक है, ब्रिक्स। ठीक है, और बेकरी आप जानती हैं जहाँ पर आपका जो है केक और पेस्ट्री जहाँ पर बनती है उसको बोलते हैं बेकरी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, आंसर हो जाएगा ब्रेवरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, या फिर पेडागोजी बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बाकी आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी जो है दोस्तों आप जानती हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, इनकी जीवाश्म का अध्ययन जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और ऑर्निथोलॉजी अब आप जानती हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया। ठीक है, एंटोमोलॉजी होता है दोस्तों, क्या होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या हो जाता है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट, इंसेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, बाकी आप पेडागोजी आप जानती हैं, पेडागोजी किसको बोलते हैं। पेडागोजी बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने की कला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेडागोजी। ठीक है, आर्ट, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना आपने, यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, 3 में कंसीट का। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कंसीट। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। कंसीट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कंसीट। रिवील होगा, मॉडेस्टी होगा, हिडन होगा, या फिर डिसीट होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। कंसीट का मतलब क्या होता है। कंसीट का मतलब होता है यहाँ पर प्राइड, जिसको हम एरोगेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कंसीट का मतलब क्या होता है, प्राइड यानी कि घमंड। ठीक है, प्राइड हो गया, या इसे आप कह सकते हैं एरोगेंस। ठीक है, एरोगेंस, GANCE। ठीक है, तो कंसीट, प्राइड या एरोगेंस यानी कि घमंड जिसको हम बोलते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। रिवील होगा, नहीं होगा। रिवील का मतलब तो डिस्क्लोज होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। आपका मॉडेस्टी की बात करें तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा। ठीक है, मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, मॉडेस्टी का मतलब होता है शालीनता। क्या होता है, शालीनता। एक मिनट, क्या हो जाएगा, शालीनता, शालीनता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हिडन आप जानती हैं, हिडन यानी कि आपका छिपा हुआ।
ठीक है। और डिसीट का मतलब होता है यहाँ पर धोखा देना, ठीक है। क्या होता है डिसीट का मतलब? धोखा देना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडेस्टी हो जाएगा, ठीक है। कंसीट मतलब होता है प्राइड या एरोगेंस, और इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटेनिम्स हो जाएगा मॉडेस्टी, जिसको हम शालीनता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में भी आपको दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है आपने दोस्तों, क्योंकि ये आपके काफ़ी सारे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर नहीं सकते, तो आपको हर वर्ड को जो है अच्छे से ध्यान में रखना होगा। देखिए, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ वर्डेंट, ठीक है। वर्डेंट का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। वर्डेंट का विलोम क्या हो जाएगा? फीकेंड होगा, रिवेलियन होगा, ठीक है, या फिर बैरन होगा, क्या होगा बताइए, या फिर आपका इनर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 4 का? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वर्डेंट? वर्डेंट का मतलब होता है दोस्तों फर्टाइल, ठीक है। क्या होता है वर्डेंट का मतलब? फर्टाइल होता है, ठीक है, फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फर्टाइल, ठीक है। तो फर्टाइल यानी कि वर्डेंट, उपजाऊ जिसको बोलते हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा? उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? फीकेंड होगा, या फिर रिवेलियन होगा, या फिर बैरन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैरन हो जाएगा, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरन यानी कि बंजर, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्डेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बैरन, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों फीकेंड जो होता है ना, फीकेंड, फीकेंड भी, इसको भी हम क्या बोलते हैं? उपजाऊ यानी कि फर्टाइल ही बोलते हैं, ठीक है, फीकेंड, ठीक है। ये सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। यहाँ में एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है, उपजाऊ होता है इसका मतलब, ठीक है, यानी आप फर्टाइल कह सकते हैं। और रिवेलियन का बात दोस्तों आप जानते हैं, रिवेलियन का मतलब होता है आपका क्या होता है? विद्रोही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सेडिशन कह सकते हैं, SEDITION, सेडिशन, ठीक है, यानी कि विद्रोही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बैरन, ठीक है। यहाँ पर इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्डेंट का आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बैरन, ठीक है। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दोस्तों पर्यायवाची बताना है। 5 में अपटेक का पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, अपटेक का जो है सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, डिनाइल, रिजेक्शन, रिसेप्शन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपटेक। अपटेक का मतलब क्या होता है? अपटेक का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिनाइल तो होगा नहीं, ठीक है। डिनाइल और रिजेक्शन जो है ये तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, मना करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपटेक का जो है रिसेप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको बताना है दोस्तों सिनोनिम्स बताना है परफीडियस का, ठीक है। परफीडियस बताइए, परफीडियस आपने पढ़ा होगा कई बार। परफीडियस का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? क्या होता है बताइए? परफीडियस, परफीडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, या जिसे हम कहते हैं धोखेबाज, ठीक है। विश्वासघाती या धोखेबाज कह सकते हैं, विश्वासघाती या कह सकते हैं धोखेबाज, धोखेबाज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफीडियस का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। लॉयल, लॉयल होगा, क्या होगा? ऑनेस्ट होगा, रिलायबल होगा, या फिर क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर? या फिर ट्रेचरस होगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 में परफीडियस का आपको पर्यायवाची बताना है। परफीडियस का मतलब होता है धोखेबाज, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रेचरस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रेचरस मतलब भी क्या होता है? धोखेबाज या विश्वासघाती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आपका लॉयल, ऑनेस्ट और रिलायबल जो है, ये इसके क्या हो जाएंगे? ये एंटेनिम्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 7 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग। प्रिविलेज की स्पेलिंग बतानी है। क्या होती है प्रिविलेज की स्पेलिंग? बताइए।
प्रिविलेज, PRIVILEGE पहले, ए ऑप्शन को देखिए। दूसरा PRIVILAGE, ठीक है, या PRIVELEGE या फिर PRIVILEDGE। क्या हो जाएगा? प्रिविलेज होता है दोस्तों विशेषाधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है, क्या होती है? याद रखेंगे, प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRI, ठीक है। क्या होती है? PRI, प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज। प्रिविलेज कहाँ पर है आपका राइट? ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का, ठीक है। प्रिविलेज जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, प्रिविलेज की, जिसको हम क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार बोलते हैं प्रिविलेज, या कह सकते हैं चार्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। CHARTER, चार्टर, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में बताना है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। किसकी बतानी है? आर्मेचर की, ठीक है। 8 में आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। आर्मेचर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? AMATURE, AMATEUR, या फिर AMATUER, या फिर AMITEUR। क्या हो जाएगा? आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है क्या होती है? आर्मेचर, ठीक है, AMATEUR, ठीक है। ये है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर का मतलब होता है शौकिया। क्या होता है? आर्मेचर का मतलब शौकिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बताना है दोस्तों आपको, देखिए, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो आपको बताना है इनफॉर्मल लेटर में दोस्तों हम विथ लव जो लिखते हैं, ये लेटर के किस पार्ट में हम इसको लिखते हैं। अगर हमें मेंशन करना है विथ लव, तो इसको हम इनफॉर्मल लेटर में कहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग में लिखेंगे, ओपनिंग में लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे, या फिर बॉडी में। तो ये सारे जो है आपके लेटर के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? विथ लव जो हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, वो हम लिखते हैं क्लोजिंग में, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, क्लोजिंग में लिखते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का आंसर करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है नेम गिवन द डेट एंड एड्रेस, ठीक है। डेट एंड एड्रेस जो हम टॉप में लिखते हैं फॉर्मल लेटर के, ठीक है। तो ये दोस्तों किस में आता है? स्टार्टिंग में आता है, क्लोजिंग में आता है, बॉडी में आता है, या हेडिंग में आता है? तो आप सभी जानते हैं इजी है, तो ये आ जाता है आपका हेडिंग में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच इज द फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आपको बताना है विच इज द फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन देखिए, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, या फिर आपका डस्ट इन द माउंटेन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का? फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक बतानी है रस्किन बॉन्ड की, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला दोस्तों ये क्या है? एक चिल्ड्रन बुक है रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है रस्किन बॉन्ड के बारे में, और सारी डिटेल आपको याद रखनी है रस्किन बॉन्ड से, ठीक है। जैसे आपका द ब्लू अम्ब्रेला है, ये ब्लू अम्ब्रेला कब आया था? ये आया था दोस्तों 1980 में, ठीक है। कब आया था? 1980 में ये वर्क आया था दोस्तों रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। 180। साथ ही साथ दोस्तों रस्किन बॉन्ड के आपको सारे वर्क्स याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो सभी आपने पढ़ा है। द रूम ऑन द रूफ हो गया, द हिडन पूल हो गया, ठीक है। अ फाइट ऑफ पिजन्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ द ब्लू अम्ब्रेला हो गया, एंग्री रिवर हो गया। एंग्री रिवर इनका कब आया ये भी याद रखेंगे, एंग्री रिवर आया 1972 में, ठीक है। एंग्री रिवर हो गया। साथ ही साथ जो है आवर ट्री
आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा हो गया, ये मैंने बताया था 1991 में आया था। ठीक है, लुकिंग फॉर द रेनबो, ये भी इनका वर्क है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के। ठीक है, सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आपको बताना है विच इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू टेल हिज स्टोरीज अबाउट हिज ओवन पास्ट। तो आपको बताना है रस्किन बॉन्ड ने दोस्तों एक कैरेक्टर क्रिएट किया था। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर क्रिएट किया था अपनी स्टोरीज के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश, रस्टी, बिन्या या फिर रिचार्ड। तो आप सभी जानते हैं रस्किन बॉन्ड ने दोस्तों यहाँ पर अपने रस्टी इनकी जो रस्टी सीरीज है वो पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की जो है दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रस्टी। ठीक है, इनकी जो रस्टी सीरीज है वो भी आपको याद रखनी है। रस्टी सीरीज में इनकी आता है आपको रस्टी रन्स अवे। ठीक है, क्या आता है? इसको आप राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विच इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू टेल हिज स्टोरीज अबाउट हिज ओवन पास्ट। अपने ओवन पास्ट को बताने के लिए कौन से कैरेक्टर को इन्होंने क्रिएट किया था? तो रस्टी कैरेक्टर क्रिएट किया था इन्होंने। ठीक है, बाकी इनकी जो रस्टी सीरीज है वो आपको याद रखनी है। रस्टी रन्स अवे। ठीक है, ये याद रखना है, रस्टी रन्स अवे। ठीक है, मैं आपको सारी जो है इनकी रस्टी सीरीज की बता देता हूँ। रस्टी रन्स अवे हो गया। ठीक है, साथ ही साथ रस्टी कम्स होम। ठीक है, रस्टी कम्स होम। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है रस्टी गोज टू लंदन। ठीक है, रस्टी गोज टू लंदन। ठीक है, रस्टी गोज टू लंदन। ठीक है, रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन। ठीक है, ये भी इनकी दोस्तों वर्क है। तो ये सारे जो है रस्टी सीरीज है। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने बताना है द नारायणपुर इंसिडेंट रिटन बाय। ठीक है, आपको बताना है द नारायणपुर इंसिडेंट जो है दोस्तों ये वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। द नारायणपुर इंसिडेंट, अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, शशि देशपांडे या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? द नारायणपुर इंसिडेंट रिटन बाय, राइट आंसर हो जाएगा शशि देशपांडे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। शशि देशपांडे का वर्क है दोस्तों ये द नारायणपुर इंसिडेंट। ठीक है, शशि देशपांडे की इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, शशि देशपांडे रिनाउंड इंडियन नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था शशि देशपांडे का? इनका जन्म हुआ था, आपको पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1938 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये याद रखेंगे, ये हुआ था धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका में जन्म हुआ था दोस्तों शशि देशपांडे का। ठीक है, साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट नोवेल्स पूछे जाते हैं शशि देशपांडे के, तो आपको याद रखना है इनके फेमस जो है नोवेल कौन कौन से हैं। पहला याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, द डार्क होल्ड नो टेरर्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको द डार्क होल्ड, अब तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, मैं हर जो है प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ। द डार्क होल्ड नो टेरर, नो टेरर्स। ठीक है, पहला। दूसरा याद रखेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस, इंपॉर्टेंट है इनका वर्क, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, साथ ही साथ स्मॉल रेमेडीज इनका वर्क है। ठीक है, क्या है? स्मॉल रेमेडीज, स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज हो गया। साथ ही साथ इनके वर्क से रूट्स एंड शैडोज इनका वर्क है। ठीक है, इफ आई डाई टुडे है। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम हो गया। काफ़ी सारे वर्क है शशि देशपांडे जी के। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, मेन जो याद आपको रखने हैं, द डार्क होल्ड नो टेरर याद रखने हैं। ये आया था 1980 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1980 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, द डार्क
होल्ड नो टेरेट, ठीक है। लॉन्ग दैट लॉन्ग साइलेंस जो है ये आया था दोस्तों उनका, कब आया था, 1988 में आया था, 1988 में आया था दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है। इसी के लिए दोस्तों शशि देशपांडे जी को क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। पूछा जाएगा आपको शशि देशपांडे को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, तो दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था साहित्य, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो ये मिला था 1990 में, ठीक है, 2 साल बाद, ठीक है। कब मिला था इनको, 1990 में क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, 1990 में मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, शशि देशपांडे से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, देखिए इन विच ईयर शशि देशपांडे रिसीव्ड पद्मश्री, आपको बताना है दोस्तों किस वर्ष जो है शशि देशपांडे को जो है पद्मश्री मिला था। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन विच ईयर शशि देशपांडे रिसीव्ड आपका पद्मश्री, तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले भी बता रखा है, 2009 में मिला था इनको पद्मश्री, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है ये टर्म है दोस्तों कोड हीरो, ये किससे एसोसिएट है आपको बताना है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी ईट्स या फिर नन ऑफ दीज। कोड हीरो, जिसको हम दोस्तों इसको आप ऐसे समझें, जो कोड हीरो है जिसको हम नैतिक नायक कहते हैं, तो कोड इसका अर्थ होता है, अर्नेस्ट हेमिंगवे के साहित्य में दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है, इसका मूल अर्थ होता है ऐसे नायक जो हार या मृत्यु के करीब होने पर भी जो है अपनी डिग्निटी नहीं खोते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोड हीरो, यानी कि नैतिक नायक या सिद्धांतों का पालन करने वाला, इसको कहा जाता है कोड हीरो। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के साहित्य में दोस्तों देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे याद रखेंगे ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी अर्नेस्ट हेमिंगवे दोस्तों इनके वर्क्स आपको पता ही हैं, सारे वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं इसका, ठीक है, कि कौन कौन से वर्क हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के। द सन ऑल्सो राइजेस हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ फेयरवेल टू आर्म्स हो गया, द ओल्ड मैन एंड द सी हो गया, ठीक है, इन अवर टाइम्स हो गया। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द सन ऑल्सो राइजेस, आपको बताना है, ठीक है। द सन ऑल्सो राइजेस ये नोवेल किसका है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, ठीक है। इसका आपको ओरिजिनल टाइटल पूछा है, क्या था इसका ओरिजिनल टाइटल, देखिए, ट्रू एट फर्स्ट लाइट, फीस्टा, द गार्डन ऑफ ईडन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। द सन ऑल्सो राइजेस जो है दोस्तों इनका नोवेल कब आया था, ये भी याद रखेंगे, 1926 में आया था, 1926 में, ठीक है। 1926 में क्या आया था, इनका नोवेल आया था द सन ऑल्सो राइजेस। इसका ओरिजिनल टाइटल है दोस्तों क्या है, फीस्टा, इनका ओरिजिनल टाइटल है इसका, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फीस्टा, ठीक है, याद रखेंगे। द सन ऑल्सो राइजेस का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, फीस्टा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंगवे के सारे वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, अच्छे से आपको याद रखने, द सन ऑल्सो राइजेस हो गया, ठीक है, इन आवर टाइम्स हो गया, ठीक है, इन आवर टाइम्स, इन आवर टाइम्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, एंड द सी, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसका अनदर वर्क याद रखेंगे, ठीक है, हेमिंगवे का, ठीक है, सारे वर्क्स याद रखने, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये कब आया इनका वर्क, ये आया था आपका 1929 में,
ठीक है, 1929 में आया था। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो सारे वर्क्स दोस्तों आपको याद रखने हैं हेमिंग्वे के, ठीक है। मैंने पहले भी आपको जो है सारे बता रखे हैं, ठीक है। और जल्द ही दोस्तों जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का, इसमें जितने भी राइटर्स हैं सभी के दोस्तों एक हम क्लास लेंगे जिसमें हम सभी राइटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि उनके वर्क्स और सारे जो बर्थ एंड डेथ और सारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जो है आपको सारे जो है पॉइंट वाइज जो है एक वीडियो जो है जल्द जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या है? 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू हैव यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द यक्षगान ट्रेडिशन इन हिज थिएटर। तो दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे, यक्षगान ट्रेडिशन को जो है ये एलिमेंट यूज किया था दोस्तों, किसने किया था? ऑप्शन देखिए, महेश दत्तानी, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? यक्षगान ट्रेडिशन दोस्तों आप जानती हैं ओल्ड डांस ड्रामा ट्रेडिशन फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका। तो कर्नाटका का दोस्तों ये एक बहुत प्राचीन जो है एक डांस ट्रेडिशन है यक्षगान, ठीक है। तो इसको अपने थिएटर में जो है दोस्तों यूज किया था, किसने किया था? तो याद रखेंगे 17 का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गिरीश कर्नाड। आप सभी जानते हैं गिरीश कर्नाड के बारे में, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है गिरीश कर्नाड, ठीक है। गिरीश कर्नाड दोस्तों इनका पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे गिरीश रघुनाथ कर्नाड इनका पूरा नाम है, ठीक है, गिरीश रघुनाथ कर्नाड, ठीक है। ये दोस्तों एक्टर भी थे, ठीक है, क्या थे? एक्टर, ठीक है। एक्टर के साथ साथ ये क्या थे? डायरेक्टर भी थे, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर के साथ साथ दोस्तों ये क्या थे? स्क्रीन राइटर भी थे, ठीक है। और ये जो है कन्नड़ जो है साहित्य से थे, ठीक है, कन्नड़ साहित्यकार थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1938 में, इनका जन्म हुआ था 1938 में, ठीक है। इनके वर्क्स पूछे जाते हैं गिरीश कर्नाड के, ठीक है। तो ये याद रखेंगे जो यक्षगान ट्रेडिशन है इसका यूज किया था इन्होंने गिरीश कर्नाड ने, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है आपको याद रखने हैं गिरीश कर्नाड के, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आप सभी ने पढ़े हैं गिरीश कर्नाड के? सबसे पहले याद रखेंगे ययाति, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ययाति, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे ययाति हो गया तुगलक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा तुगलक, ठीक है, तुगलक हो गया, ययाति हो गया, साथ ही साथ हाय वदना, ठीक है। इनका वर्क है हाय HAY हाय वदना, हाय वदना हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका नाग मंडला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है नाग मंडला, नाग मंडला, ठीक है। नाग मंडला के साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों इनका जो है पुरस्कार इनको जो मिले थे, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। तो पहले इनके जो 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स है इनको याद रखें। गिरीश कर्नाड के ययाति जो है दोस्तों ये वर्क इनका कब आया था पूछा जाता है। ये आया था आपका, बताइए कब आया था? 1961 में आया था, ठीक है, पूछा गया है पहले, ठीक है। 1961 में क्या आया था? ययाति। तुगलक कब आया था? तुगलक आया था आपका 1964 में, यानी कि 1964 में आया था आपका, क्या आया था? तुगलक आया था। हाय वदना की बात करें तो हाय वदना जो है ये आया था 71 में, ठीक है, 1971 में आया था हाय वदना, ठीक है। और नागमंडला जो है ये आया था 1988 में, 1988 में। तो ये चारों के दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ययाति 1961, तुगलक 1964, हाय वदना 1971 और नागमंडला 1988, ठीक है। इस चारों याद रखेंगे। साथ ही साथ गिरीश कर्नाड की 2 चीज़ें और याद रखनी है इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ, ठीक है। देखिए गिरीश कर्नाड को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको किस ईयर में मिला? तो इनको मिला 1972 में, इनको क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है। साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको आपका कब मिला? 1998 में, ठीक है, 1998
98 में इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए। तो यहाँ पर दोनों चीज याद रखेंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1972 में, ज्ञानपीठ मिला 1998 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपको बताना है दोस्तों, फ्लावर्स इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय। चलिए बताइए, आंसर कीजिए 18 का। फ्लावर्स जो है ये दोस्तों एक शॉर्ट प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, महेश दत्तानी, आर एन टैगोर, गिरीश कर्नाड या फिर राजा राव। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर्स इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय, क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लावर्स जो है ये गिरीश कर्नाड का दोस्तों एक शॉर्ट प्ले है, इसको याद रखेंगे। और गिरीश कर्नाड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं, जैसे ययाति तुगलक, ठीक है, नागमंडला, ठीक है, और भी इनके वर्क्स हैं। इनको ज्ञानपीठ कब मिला था, ठीक है, और साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी कब मिला था, सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज नोवेल। आपको बताना है गैब्रियल ओक जो है ये कैरेक्टर जो है थॉमस हार्डी के किस नोवेल में है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अ पेयर ऑफ ब्लू आइजेस, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव या फिर द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 19 का गैब्रियल ओक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये गैब्रियल ओक कैरेक्टर जो है किस में है? ये है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर पूछे जाते हैं तो आपने सारे जो नोवेल हैं उनको एक बार अच्छे से हिंदी में अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, कैरेक्टर सारे आपको समझ में आ जाएंगे, स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो आप सारे दोस्तों इनकी नोवेल जरूर पढ़ लें थॉमस हार्डी के। ठीक है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसमें कैरेक्टर है गैब्रियल ओक। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें थॉमस हार्डी की, तो थॉमस हार्डी का जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है ये कब आया था, आपको पूछा जा सकता है। तो ये आया था 1874 में। ठीक है, कब आया था? 1874 में आया था, 1874 में, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। द रिटर्न ऑफ द नेटिव कब आया था, पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव कब आया था इनका? ये आया था दोस्तों, कब आया था? 1878 में आया था, 1878 में आया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ द मेयर ऑफ कास्टब्रिज जो है ये भी पूछा जाता है। द मेयर ऑफ कास्टब्रिज आया था 1886 में, 1886 में आया था द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। ठीक है, साथ ही साथ इनके अदर वर्क्स भी हैं। ठीक है, अब अ पेयर ऑफ ब्लू आइजेस ये आया था इनका फर्स्ट जो है, ये आया था 1873 में, 1873 में आया था। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको याद रखने। साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करें, अंडर द ग्रीनवुड ट्री है इनका, ठीक है, 1872 में आया। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको याद रखने हैं थॉमस हार्डी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको बताना है, इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टब्रिज व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हेंचार्ड्स वाइफ। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज जो है ये इनका वर्क है, कब आया था ये आया था आपका, अभी बताया था 1886 में। ठीक है, 1886 में आया था। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। तो दोस्तों इसमें प्रोटागोनिस्ट होता है माइकल हेंचार्ड। ठीक है, माइकल हेंचार्ड की वाइफ का नाम पूछा है, क्या होता है? एलिजाबेथ, जेन, सुसान या फिर एनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? इसमें जो माइकल हेंचार्ड होता है ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, प्रोटागोनिस्ट होता है। ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हीरो कह सकते हैं। तो द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का प्रोटैगोनिस्ट है माइकल हेंचार्ड। इसकी वाइफ का नाम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुसान, इसकी वाइफ का नाम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टब्रिज आप जरूर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसको जरूर पढ़ें, और इसमें जो है आपको पता चल जाएगा इसमें क्या स्टोरी है। ठीक है, माइकल हेंचार्ड जो है किस प्रकार से अपनी वाइफ को जो है क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, आप पढ़ें इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।